ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं शरद कोहली साहब। सर, कई सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल से पहले एक जो अभी पूछ भी रहे थे एक हमारे दर्शक कि बहुत बड़ी संख्या में अपील पेंडिंग है, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। तो पिछले दिनों सरकार ने कहा कि हम ई अपील की सुविधा जारी कर रहे हैं, लेकिन ई अपील कैसे जारी करेंगे, कैसे क्या तौर तरीका होगा, वो अब तक साफ नहीं था। अब इनकम टैक्स विभाग ने इसका नियम जारी कर दिया है। तो थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए कि आखिर वो अगर ई अपील फाइल करना चाहते हैं उनको क्या करना होगा और कितनी बड़ी राहत की बात उनके लिए। देखिए लक्ष्मण, फेसलेस असेसमेंट तो हम सबको पता है, पहले से ही चल रहा है। ऐसे ही नेशनल फेसलेस अपील सेंटर भी है, जो फेसलेस तो अपील्स अभी भी फेसलेस हो रही थी और ई अपील्स ही हो रही थी। पर हो क्या रहा था कि करीब 6 लाख के आसपास अपील्स पेंडिंग हो गई हैं और बहुत उसमें से ज्यादातर अपील छोटे अमाउंट्स की हैं। तो होता क्या है कि जब एपिलेट अथॉरिटीज अपील्स को उठाती हैं तो लाजमी बात है कि पहले बड़े अमाउंट को उठाया जाता है, जहां पर राजस्व आना है या करदाता को वापस जाना है या वो अमाउंट कॉश होना है। तो इन छोटे अपीलकर्ताओं को दिक्कत हो रही थी, उनको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। उसके लिए अब ये ई अपील का प्रोसेस बनाया। इसमें 100 JCIT, जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स को अपॉइंट किया गया अलग से। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल सिस्टम्स को इंचार्ज बनाया गया है, जो इसको एलोकेट करेंगे। आप बाकायदा अपनी अपील फाइल करें और आप अब देखेंगे इससे फर्क क्या महसूस होगा करदाताओं को कि छोटे अमाउंट की भी अपील्स जल्दी से डिस्पोज ऑफ होती दिखेंगी जल्दी। और आपको उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो कॉल की सुविधा भी दी गई है। बाई चांस आप संतुष्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका एविडेंस आप खाली अपलोड करके नहीं लग पा रहे हैं या आप अपनी लिखने से बात नहीं कह पा रहे हैं, तो आप वीडियो कॉल के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। जो पावर्स CIT अपील्स को हैं वही सभी पावर्स ऑर्डर को अमेंड करने की, एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील लगाने की, वो सारी पावर्स इन JCITs को 100 JCIT देश भर में अपॉइंट किया गया खास इसी पर्पस के लिए। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं। एक तो अपील के तहत जो आपका पैसा फंसा हुआ है वो निकलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा, अपील के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ सुविधा ऑनलाइन हो गया और इस ई अपील के नियम जारी कर लिए गए। इसके तहत आप अपील फाइल कर सकते हैं। हाँ। और मैं एक चीज़ अगर जोड़ दूं, आप कहें तो फॉर्म 35 में अपील फाइल होती है। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं ये भी बता दूं कि जब आपका असेसिंग अथॉरिटी कोई केस असेस कर देता है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील CIT अपील्स के बाद जाती है, जिसको हम यहाँ पर JCIT अपील्स कह के बता रहे हैं। बिल्कुल। तो अब फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं हैदराबाद, जहां से अशोक कुमार तनेजा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर, क्या सवाल आपके पास? सर, मेरे पास एक हाउसिंग प्लॉट है जो मैंने 1989 में खरीदा था। अच्छा। उसका इंडेक्स कॉस्ट है सर 1/4/2001 का 600 रुपए गज का आता है। ठीक है। और अभी मैं उसको बेचने जा रहा हूँ 1 लाख रुपए गज के हिसाब से। तो आप तकरीबन मेरे को सजा के 3 करोड़ 45 लाख का कैपिटल गेन बनेगा। तो उसके अगेंस्ट में पहले मैंने 2021 को एक फ्लैट बुक किया था गुड़गांव में, जिसके अगेंस्ट मैंने तकरीबन 21 लाख का पेमेंट दिया हुआ है। और एक फ्लैट मैंने बुक किया था, फ्लैट जाके मार्च 2022 में, जिसके अगेंस्ट में मैंने तकरीबन 11 लाख रुपए का पेमेंट दिया है। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल गेन बहुत ज्यादा हो गया। मैं दोनों पहले वाले बुकिंग कैंसिल करके 2 नए फ्लैट बुक करना चाह रहा हूँ, जिनकी कॉस्ट है तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख आएगी। तो कैसा है, मेरे को टैक्स बचाने के लिए सेल करके मैं नई बुकिंग के लिए जाऊँ तो मेरे को परमिट होगा ये? मुझे लगता है कि मोटे तौर पे तनेजा साहब ये बताना चाह रहे हैं कि आपका एक प्लॉट है, 2 फ्लैट है जो बुकिंग कर रखा आपने, और आप उस तीनों को बेच करके 2 फ्लैट बुक करना चाहते हैं, और इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स बचा सकते हैं कि नहीं, क्यों ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो अशोक जी की मैं फिगर सुन रहा था, बड़ा अच्छा कैपिटल गेन हुआ है। कहाँ 600 रुपए, कहाँ 1 लाख रुपए। 89 का प्लॉट था तो 89 का, पर फिर भी इतना बड़ा गेन होता है तो इन्वेस्टमेंट करने बिल्कुल हम बधाई के पात्र तो हैं ही हैं तनेजा साहब। देखिए तनेजा साहब, आपने जो बीच में 2 फ्लैट, जो मैं ध्यान से सुन रहा था, आपने कहा बीच में आपने 2 फ्लैट खरीदे, फिर आपने माइंड चेंज किया और आपने सोचा कि कैपिटल गेन ज्यादा है, इससे नहीं बच रहा, आपने फिर बड़ा इन्वेस्ट किया। तो इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस डेट को आपने प्लॉट बेचा है उस डेट से, मैं आपको वो बता देता हूं तो आपको आसानी रहेगी। क्या उस डेट्स के 54F सेक्शन जो है
उसके अंतर्गत 2 साल के अंदर आपको परचेज करना है, या उससे 1 साल पहले। अगर आप कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं तो 3 साल का आपके पास टाइम है। तो आप ये देख लीजिए, मुझे लग रहा है आपकी कहीं ये देख लीजिए कि जो पीरियड है 2 साल का वो उससे फालतू तो नहीं जा रहा है। अगर उससे फालतू जा रहा है तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप बहुत सारी तारीखें बोल रहे थे, तो मैंने आपको एक ऐसा पैमाना बता रहा हूं जिससे आप खुद भी इसको निकाल पाएंगे। तो प्लॉट सेल की डेट से 2 साल तक आप खरीद सकते हैं, 1 साल पहले या 2 साल बाद। अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप 3 साल तक कर सकते हैं, और जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदेंगे उसको फिर आप 3 साल तक बेच नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये डेट्स को तनेजा साहब ध्यान रख के चलिए, और अगर वो डेट से बाहर हो रहा है तो बिल्कुल ध्यान रख के करिए, क्योंकि बहुत बड़ा आपका कैपिटल गेन है, अच्छा खासा अमाउंट जा सकता है। तो डेट्स के ऊपर बहुत संभल के जो मैंने डेट्स बताई हैं उन डेट्स को कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। तनेजा साहब, आप संतुष्ट हो गए जवाब से कि कुछ कंफ्यूजन अभी भी आपके अंदर? पोजीशन किसी का भी नहीं है मेरे पास। हाँ जी, कोई पोजेशन से नहीं होता तनेजा साहब, पोजेशन से नहीं होता। अगर आपने प्लॉट को बुक कर दिया, कोई बहुत सारे इस पे केस लॉज हैं तनेजा साहब, कि अगर आप उसकी बुकिंग कर देते हैं, आपको अलॉटमेंट हो जाती है, तो वो अलॉटमेंट को भी परचेज मान लिया जाता है। हालांकि इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना पैसा आपने दिया है उतना ही पैसा सेक्शन 54F में काउंट होगा। और आपको यह भी जानकारी होगी कि 54F में टोटल कंसिडरेशन माना जाता है। सेक्शन 54 में तो खाली कैपिटल गेन मानते हैं, पर 54F में पूरा कंसिडरेशन माना जाता है। तो पूरे कंसिडरेशन पे कैपिटल गेन आपको पूरा इन्वेस्ट करना होता है। तो जितना आपने पे किया है उतना ही मिलेगा। अलॉटमेंट चल जाएगा, पोजेशन नहीं मिला वो बात चल जाएगी, पर अमाउंट का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है तनेजा साहब, मुझे एक जो फ्लैट है वो जब मेरा 2 साल से निकल 1 साल की टाइमिंग में एप्लीकेबल नहीं होती, तो 2021 का है, तो उसका मैं कैसे कंसीडर करेंगे? वो तो इसमें मेरे को नहीं आएगा ना। जो 2022 में इन्वेस्ट किया है वो तो मैं ले सकता हूँ 2021 वाले का। हाँ, 2021 में अगर वो 1 साल पहले आ रहा है उससे, मतलब जिस डेट को आपने प्लॉट बेचा है उससे 1 साल के अंदर अंदर है, पीछे की तरफ, तो फिर आप उसको ले सकते हैं। अगर वो 1 साल से पीछे है फिर नहीं ले पाएंगे। और बीच में जो आपने 2 फ्लैट लिए थे, इस पे भी अगर कोई गेन हुआ है तो उसको भी मत भूलिएगा, उनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, मुझे तनेजा साहब ने खुद भी काफी कैलकुलेशन किया हुआ है। हाँ किया है, पर कई दफे क्या होता है लक्ष्मण, क्षमा चाहें मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं। कई दफे क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं कि पेन और पेपर लेके बकायदा उसमें बैठना पड़ता है और कई सारे तथ्य समझने पड़ते हैं। तो ऐसे सवाल जवाब से, हालांकि आपने तो उनसे 2 बार स्पष्टीकरण भी मांगा, तो काफी हद तक तो स्पष्ट हो गया है। अभी भी कुछ तनेजा साहब रह गया होगा तो मैं आपको सलाह दूंगा, दोबारा लिख सकते हैं। आप लिखिएगा, हम लोग फिर से उस समस्या को सुलझाएंगे। और चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं दीपक जी का। इन्होंने ईमेल भेजा है, और दरअसल इनके पास कुछ कंपनियों के शेयर थे, कुछ लिस्टेड थे, कुछ डिलिस्टेड थे। अब वो कंपनियों का जो स्क्रिप्ट है वो जानना चाहते हैं कैसे उसको दिखा सकते हैं रिटर्न फाइल के लिहाज से, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के लिहाज से। क्या तरीका होगा इनके लिए? अगर तो दीपक जी के शेयर्स डीलिस्ट हो चुके हैं, यानी डीलिस्ट हो चुके हैं, कंपनियां भी बंद हो चुकी हैं। कंपनी बंद हो चुकी हैं। पहले तो हमें बहुत इस बात की दुख है कि आपका नुकसान होता है लक्ष्मण, तो हमें भी दुख होता है। तो इसको अब इसमें दिक्कत यह है कि आप पूरा का पूरा लॉस तो क्लेम कर सकते हैं, पर मैं आपको इसमें एक तकनीकी पेच बता देता हूं। वो पेच ये है कि जब आप इसको क्लेम करते हैं और अपना सेल कंसिडरेशन 0 दिखाएंगे लक्ष्मण, ये तो आप मानते हैं कि 0 दिखाएंगे क्योंकि आपको तो सेल पे कुछ आया ही नहीं, तो वो सिस्टम 0 एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इनको मैं ये सलाह दूंगा, बल्कि इनका और भी जो टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनके बदकिस्मती से शेयर्स डीलिस्ट हो चुके हैं, लॉस हो रहा है, तो वहां पर कुछ 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए एक अमाउंट जरूर डाल दें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं डालेंगे तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आप इसको पूरे को लॉस को क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो ये आप तरीका अपनाएंगे तो मुझे लगता है दीपक जी आपकी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन ये है कि ये आपने बड़ी बात बताई कि कंपनी बंद हो जाती है, डिलिस्ट हो जाती है, तो फिर ये खामियाजा भुगतना पड़ता है शेयर होल्डर को। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक का तो बताएंगे जीएसटी में प्रोडक्ट और सर्विस का HSN कोड भरने में अगर आपने गलती कर दी है तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस मुसीबत से कैसे बचें, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।